तो सबको भाई, किसी को कल्पना चावला की याद आ रही थी, कोई पुराने हादसे की याद आ रही थी। हो जाता है, डर लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है धरती पे लौटना। ये कोई बस ट्रेन फ्लाइट नहीं होती कि ट्रेन बस फ्लाइट में बैठे और एक जगह से दूसरी जगह उतर गए। ये स्पेस का मामला है और इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटना कितना बड़ा चैलेंज होता है, यह आपको समझाता हूं थोड़ा। स्पेस से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आ रहा ड्रैगन कैप्सूल आग के गोले में बदल गया। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इसका कुछ मिनटों के लिए धरती में मौजूद कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन भी पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता है तो उसकी रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब स्पेसक्राफ्ट गुजरता है तो वो वायुमंडल से रगड़ खाने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में आज ड्रैगन कैप्सूल का टेम्परेचर भी 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतने अधिक टेम्परेचर की वजह से स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ एक प्लाज्मा कवर बन जाता है जो रेडियो तरंगों को रोक देता है, जिसकी वजह से करीब 7 से 10 मिनट तक स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, मतलब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए वो 10 मिनट कितनी धकधकी होगी दिल में कि बाप रे बाप आ रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, स्पेसक्राफ्ट ठीक होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है 7-10 मिनट। यानी स्पेसक्राफ्ट पर धरती से किसी तरह का कंट्रोल ही नहीं हो सकता उस समय। इस स्टेज को पार करने के बाद स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करने के लिए स्टेबलाइजिंग पैराशूट्स को खोला जाता है। यह प्रोसेस धरती से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है। पैराशूट्स की मदद से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाती है। आप सोचिए कहां 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो इंटर करता है और लास्ट में 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार आती है। और इसी रफ्तार पर आज भी स्पेसक्राफ्ट ने कैलिफोर्निया के पास समंदर में सफल स्प्लैश डाउन किया। आप यह भी देखिए कि शुभांशु जिस एक्सियम मिशन 4 के सदस्य थे, उस मिशन को अंतरिक्ष में जाने में भी देरी हुई थी, वापसी में भी देरी हुई है। कई प्रयासों के बाद 25 जून को शुभांशु अंतरिक्ष के लिए रवाना हो पाए थे और वापसी 15 जुलाई को हुई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अनडॉकिंग। आपस में जुड़े दो अंतरिक्ष यान एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इस प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाती है। सबसे पहले रिलीज की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें सारे यात्री ड्रैगन कैप्सूल में बैठ जाते हैं कि भैया बैठ जाओ, अब अलग होने वाला है मामला, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इसके बाद अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पेसक्राफ्ट का थ्रस्टर फायर उसे दूसरे स्पेसक्राफ्ट से अलग करना शुरू करता है, क्योंकि दोनों इस तरह से डॉक्ड रहते हैं। तो अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, अलग होना शुरू होते हैं। इस तरह दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सुरक्षित दूरी बना लेते हैं जिससे आपस में न टकरा जाए। अनडॉकिंग की प्रक्रिया में इतना प्रेशर होता है कि छोटी सी भी गलती से स्पेसक्राफ्ट फट सकता है। स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं, इसलिए अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो लहरा रहा है हवा में। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यात्रियों को धरती की तरफ लेकर रवाना हो जाता है, जैसा कि इस केस में भी हुआ। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिर्फ स्पेस से सुरक्षित लौटना ही इकलौती चुनौती नहीं थी। कई दिनों से स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहना, भाई इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि भाई यहां तो आपको ग्रेविटी खींचे हुई है, आप खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां ग्रेविटी है ही नहीं, आप लहरा रहे हैं जैसे आपका कोई झंडा लहराता है उस तरह से। स्पेस से लौटने के बाद उनके सामने इन बदलावों से उबरने की चुनौती भी होती है, जिसके लिए लंबे समय तक स्पेस में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि आप आइएगा तो ये सब होगा, उसके बाद आप जो है वो माना जाएगा कि नॉर्मल हो चुके हैं। इस प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होता है। इसकी वजह से वजह यह है कि स्पेस में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई तरह के अस्थायी बदलाव होते हैं। भाई बोन डेंसिटी तक चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो तुरंत चल नहीं पाते। आपने देखा ना, शुभांशु को 4 लोग उठा रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि वो खड़े नहीं हो सकते पैर पे। लेकिन स्पेस में रहने की वजह से, चूंकि इतना 18 दिन से चले ही नहीं है, तो एकदम से खड़े होने में दिक्कत होती है। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का असर नहीं होता। ये वो फोर्स है जिसकी मदद से पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा किस तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं।
ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स का दिमाग भारहीनता के मुताबिक ढल जाता है। आपके दिमाग को लगने लगता है कि भाई हम तो हवा में लहराने के लिए ही बने हैं। वो चलने में क्या होता है वो भूल जाता है एक तरीके का, मतलब टेम्पररी। हमारे कान के अंदर के हिस्से में एक संवेदनशील वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। स्पेस में भारहीनता की वजह से यह सिस्टम कुछ इनपुट को अनदेखा करने का आदी हो जाता है। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से अनुभव करते हैं तो उनका दिमाग तुरंत तालमेल नहीं बैठा पाता। वो कहता है क्या हुआ यार, इतने दिन से तो मैं लहरा रहा था, कहीं कोई खड़े होने की जरूरत नहीं थी, ये क्या हो रहा है, ये कौन खींच रहा है मुझे। इस तरह की स्पेस मोशन, इसे एक तरह की स्पेस मोशन सिकनेस कहा जाता है। यह ठीक उसी तरह होती है जिस तरह रोलर कोस्टर में सवारी करते समय होती है। अब आप खुद सोचिए, जब 1 मिनट की रोलर कोस्टर राइड के दौरान गोल गोल घूमने की वजह से मोशन सिकनेस हो सकती है, आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते, लहराने लगते हैं, तो सोचिए महीने तक बिना ग्रेविटी के रहने के बाद और उसके बाद करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर लौटना, वो भी 1650 डिग्री सेल्सियस तापमान से होते हुए, तो ऐसे में शरीर का संतुलन बनाए रखने वाले सिस्टम पर कितना असर पड़ता होगा। इसके अलावा स्पेस में जीरो ग्रेविटी की वजह से शरीर को वजन सहने की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती। स्पेस में हड्डियों पर दबाव नहीं पड़ता, जिससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर लौटा और खड़ा हो गया कि हाय आई एम बैक, ऐसा नहीं होता है बॉस। शुभांशु शुक्ला को भी आप देखिए कि 4 लोग पकड़ के उठाए हैं और मदद से भाई चल पाया है। शुभांशु अपना मिशन पूरा करके धरती पर लौट आए हैं और उनकी ये यात्रा आने वाले समय में भारत के स्पेस मिशन को नई रफ्तार देगी। खुद पीएम मोदी ने शुभांशु का धरती पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के मिशन को गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि वो पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करते हैं, जो अपने ऐतिहासिक स्पेस मिशन से पृथ्वी पर लौटे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस और एक्सप्लोर करने की भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह भारत के अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए एक और मील का पत्थर है। शुभांशु का अंतरिक्ष में मिशन भारत के लिए कितना अहम है यह आपको भी बताता हूं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने शुभांशु को कई प्रयोग करने की जिम्मेदारी दी थी, जिसे शुभांशु ने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा भी किया। शुभांशु ने अंतरिक्ष में 8 महत्वपूर्ण रिसर्च पूरे किए। अब वो रिसर्च क्या क्या है भाई? एक तो था मायोजेनेसिस, इस पर रिसर्च किया शुभांशु ने। शुभांशु ने मांसपेशियों के नुकसान का अध्ययन किया जो अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में होते हैं। बिना गुरुत्वाकर्षण मांसपेशियां कैसे कमजोर होने लगती हैं, शुभांशु ने इसे रोकने के तरीके खोजे। इससे ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के इलाज में मदद मिल सकती है। दूसरा उनका मिशन था टार्डिग्रेड्स, इस पर रिसर्च करना। शुभांशु ने छोटे माइक्रो जानवरों यानी टार्डिग्रेड्स पर स्टडी की। टार्डिग्रेड्स एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं। अंतरिक्ष में टार्डिग्रेड्स कैसे ठीक होते हैं, इसका अध्ययन किया गया। यह मिशन मंगल जैसे लंबे मिशन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तीसरा रिसर्च था स्प्राउटिंग पर। शुभांशु ने मेथी और मूंग जैसे बीज अंतरिक्ष में अंकुरित किए। बीजों की जेनेटिक्स, माइक्रोबियल बदलाव का अध्ययन किया। अंतरिक्ष में फसल उगाने की संभावना को तलाशा गया। चौथा मिशन था साइनोबैक्टीरिया, इस पर रिसर्च किया गया। साइनोबैक्टीरिया यानी पानी के बैक्टीरिया का अध्ययन किया। साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ और एक्टिविटी पर रिसर्च की और इससे चांद या मंगल पर ऑक्सीजन और ईंधन बना सकते हैं या नहीं, यह पता चलेगा। पांचवा था माइक्रो एल्गी, इस पर रिसर्च की शुभांशु ने माइक्रो एल्गी का परीक्षण किया। अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का सोर्स हो सकता है। यह लंबे और डीप स्पेस मिशन के लिए जरूरी है। क्रॉप सीड्स पर भी रिसर्च किया उन्होंने। शुभांशु ने 6 तरह के फसल बीजों पर रिसर्च की। अंतरिक्ष में इनकी ग्रोथ को समझने की कोशिश की। इन बीजों को पृथ्वी पर कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा, जिससे इनके जेनेटिक बदलाव को समझा जा सके। इसरो ने शुभांशु को जो काम दिया था उसे शुभांशु ने पूरा किया और शुभांशु की रिसर्च भारत के स्पेस मिशन में काफी मददगार साबित हो सकती है, खास तौर पर गगनयान जैसे मिशन, जिसे भारत जल्दी ही लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अब आपको मिशन गगनयान के बारे में भी बता देता हूं, जिसके लिए शुभांशु का वापस आना और यह अनुभव लेकर वापस आना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इस मिशन गगनयान के जरिए
स्पेस की दुनिया में भारत अपनी ताकत और बढ़ाने वाला है। जब भारत ने अपने चंद्रयान मिशन को चांद की सतह पर उतारा, तब से पूरी दुनिया में यही चर्चा चल रही है कि स्पेस में भारत अगला कमाल क्या करने वाला है। अब चंद्रयान के बाद गगनयान की अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी झंडे गाड़ने वाली है। इसलिए पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर बताया, क्योंकि मिशन गगनयान भारत का पहला ऐसा स्पेस मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ समय के लिए स्पेस की निचली कक्षा में ले जाया जाएगा। गगनयान मिशन को 2027 में लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजे जाने का टारगेट सेट किया गया है। यह अंतरिक्ष यात्री करीब 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे और लोअर ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे। इसके बाद इन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतार दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि मिशन गगनयान में तैयार की जाने वाली ज्यादातर टेक्निक स्वदेशी है। इसमें भेजे जाने वाला रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और अंतरिक्ष यात्री भी भारतीय हैं। इसलिए एक्सियोम 4 मिशन को इसरो के लिए मिशन गगनयान के लिए फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भाई वहां से शुभांशु सब देखकर समझकर आ गए। अब यहां जो बाकी 3 को जाना है उनको भी ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई वहां क्या चैलेंज आता है, क्या होता है, कैसे क्या है, और बाकी इसरो को भी अपना अनुभव बताएंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता।